दोस्तों आज हर दुकान, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि ऑनलाइन शॉपिंग तक हर चीज का जब आप बिल देखेंगे तो उसमें एक चीज कॉमन दिखाई देती है और वो है जीएसटी। जैसे ही आपकी घड़ी में 12 बजेंगे देश में जीएसटी लागू हो जाएगा। When GST will be implemented all across the nation, one tax, one nation. जी हाँ, जिसने जब पिछले सालों में देश के टैक्स कलेक्शन के प्रोसेस को बदल कर रख दिया है। India's indirect tax collections have grown 11% in a year's time. Now the government has released initial data of its direct tax collections. बीते 6 सालों में देश भर में हर तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज पर अलग अलग स्लैब में कॉमन टैक्स लगाए जा रहे हैं। 6 years post its launch, GST has become a game changer for the Indian economy. इस तरह से आज पूरे भारत में हर तरीके के टैक्स को हटा करके सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के जरिए ही सरकार अपनी कमाई कर रही है, जिसके बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि जीएसटी इस सरकार की सबसे बड़ी गलती है। जीएसटी के खिलाफ व्यापारी संगठनों ने किया हड़ताल का ऐलान। तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना भी है कि अगर जीएसटी भारत में नहीं आई होती तो अब तक भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाती। 14 वर्ष से जो लगातार प्रक्रिया चल रही थी देश की, उसका प्रतिफल है। बहुत अच्छा किया प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए। यहाँ तक कि लोगों को ऐसा भी लगता है कि जीएसटी के जरिए सरकार लोगों से ज्यादा पैसा ले रही है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी भारत के लिए और उसकी इकोनॉमी के लिए क्या एक मास्टर स्ट्रोक था या फिर एक बड़ा डिजास्टर। दरअसल दोस्तों, जीएसटी जुलाई 2017 को भारत के हर एक आम और खास इंसान की जिंदगी में शामिल हो गया था। अगर आम जिंदगी में इनके रोल की बात करें तो ये उन इनडायरेक्ट टैक्स के सब्स्टिट्यूट के तौर पर बनाया गया है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर लगते थे। असल में जीएसटी उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के बदले लागू हुआ जो टैक्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स किसी प्रोडक्ट पर लगाती थी। अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में गुड्स एंड सर्विसेज पर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की स्लैब के हिसाब से जीएसटी लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें दोस्तों कि जीएसटी लागू हुए आज 5 साल होने को है, लेकिन आज भी इसे लेकर संसद में आज भी बहस होती ही रहती है। जबकि सरकार के मुताबिक इसके लागू होने के बाद से टैक्स स्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। उनका कहना है कि जीएसटी बिल आने के बाद से ही न सिर्फ टैक्स भरना आसान हो गया है, बल्कि टैक्स की चोरी भी रुकी है। इसके साथ ही इसके लागू होने के बाद से ही देश की जीडीपी बहुत फायदा भी हुआ है। अब इसे समझने के लिए आइए सबसे पहले भारत के टैक्स सिस्टम पर थोड़ा नजर डालते हैं। दोस्तों, आमतौर से भारत में 2 तरह से टैक्स लिया जाता है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में डिवाइड होता है। डायरेक्ट टैक्सेस में सीधे सरकार उन लोगों से टैक्स वसूलती है जिनकी कमाई एक सर्टेन लेवल से ऊपर की होती है। ऐसे लोगों से टैक्स लेने में कोई खास दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनके कमाई की टोटल डिटेल सरकार के पास पहले से ही मौजूद होती है और सरकार बड़ी आसानी से उनसे टैक्स वसूल कर लेती है। लेकिन असली दिक्कत जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स में होता रहा है और यही वो टैक्स है जिसे जीएसटी के रूप में कन्वर्ट करके लिया जाता है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देश को जीएसटी की जरूरत क्यों थी। दरअसल भारत का टैक्स सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसे समझने के लिए आपको बहुत सारी डिग्रियां हाथ में लेनी पड़ जाती थी, क्योंकि एक आम इंसान भारत के टैक्स सिस्टम को समझ ही नहीं सकता था। भारत में जीएसटी से पहले जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स वसूला जाता था, उसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसमें टैक्स के ऊपर टैक्स लेने वाला सिस्टम था, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट नाम से भी जाना जाता था। पहले भारत में कोई भी चीज प्रोड्यूस की जाती थी तो उस गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता था। उसके बाद वह चीज जब किसी होलसेलर को दी जाती थी तो उस होलसेल को एक्साइज ड्यूटी प्लस उस प्रोडक्ट के वैल्यू दोनों को जोड़ करके सेल्स टैक्स देना पड़ता था। इसके बाद जब वह होलसेलर किसी रिटेलर को बेचता था तो इस रिटेलर को भी पुरानी सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को जोड़ करके उन पर भी टैक्स देना पड़ता था। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए कोई फैक्ट्री है और बी कोई होलसेलर है, सी कोई रिटेल वाला है। ऐसे में मान लेते हैं कि ए जब कोई सामान प्रोड्यूस करता था तो उसके ऊपर उसे 10% की एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी। अब अगर वो 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाता है तो ऐसे में प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 110 रुपए। अब जब फैक्ट्री उस 110 की चीज को बेचने जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर सेल्स टैक्स लगाएगी। मान लेते हैं कि वह सेल्स टैक्स भी 10% है। ऐसे में होलसेलर यानी बी को 110 पर 10% टैक्स लगाकर खरीदना पड़ेगा, जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 121 रुपए। इसके बाद जब इस सामान को बी किसी सी यानी कि रिटेलर को बेचेगा तो वो उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ेगा। मान लेते हैं कि वो प्रॉफिट 29 रुपए का है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 150 रुपए, जिस पर फिर से 10% का सेल्स टैक्स। ऐसे में सी को उसी प्रोडक्ट पर 165 रुपए देने होंगे और फिर जब वो किसी कस्टमर को बेचेगा तो वो उसमें 35 रुपए का प्रॉफिट जोड़ ले तो प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 200 और इस 200 पर फिर से सेल्स टैक्स यानी कि कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगा 220 रुपए का।
यानी कि 100 रुपए की चीज पर अगर 65 रुपए का प्रॉफिट हटा दे तो सरकार को 55 रुपए का टैक्स दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो टैक्स पहले दिया गया था उस टैक्स की वैल्यू पर भी टैक्स दिया जा रहा था। इसे ही कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, जो कि काफी लेवल्स में होता है। ऐसे में जो टोटल इफेक्टिव टैक्स होता है वो असल से कहीं ज्यादा होता है। इसी को रोकने के लिए और एक टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे वैट कहा गया, जिसका फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि जीएसटी का फाउंडेशन था। क्योंकि वैट टैक्स के आ जाने के बाद से जो हर लेवल पर टैक्स के ऊपर टैक्स लिए जाते थे वो बंद हो गए, बल्कि बस इतना ही टैक्स लिया जाने लगा जितनी की वैल्यू हर स्टेज में ऐड की जाती है। अब आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि किसी प्रोड्यूसर ने 100 रुपए के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जिस पर 10% एक्साइज ड्यूटी दे दी गई। अब इसे होलसेलर 110 में ही खरीदेगा, उस पर 30 का प्रॉफिट जोड़ेगा। ऐसे में जिसके बाद जब वो उसे बेचेगा तो 10% का सेल्स टैक्स उसे 140 रुपए पर नहीं बल्कि अपने 30 रुपए के प्रॉफिट पर ही देना होगा जो उसने वैल्यू ऐड की है। यानी कि अब उसे 14 की बजाय सिर्फ 3 रुपए ही देना होगा, जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी 143 रुपए। अब रिटेलर जितनी वैल्यू ऐड करेगा यानी जितने का फायदा उसमें जोड़ेगा वो उसी फायदे पर ही टैक्स देगा। इसी तरह से जो पुराने टैक्स दिए जा चुके हैं उन पर टैक्स देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसे ही वैट टैक्स कहा गया, जिसे लेकर विवाद तब हुआ जब अलग अलग राज्य अलग अलग वैट लगाने लगे और कोई सामान किसी राज्य में सस्ता तो किसी में महंगा बिकने लगा। इसी बात को देखते हुए सरकार ने कॉमन टैक्स यानी जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें जितने भी % जीएसटी किसी प्रोडक्ट या सर्विस से वसूला जाएगा वह आधा केंद्र सरकार को और आधा राज्य सरकार को दिया जाएगा, जिसे CGST SGST के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और थी जो जीएसटी के साथ काफी इंटरेस्टिंगली जुड़ गई थी और वो थी IGST। जी हाँ दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि उस प्रोडक्ट पर टैक्स को डिसाइड करता था जो किसी एक राज्य में प्रोड्यूस होते थे और किसी दूसरे राज्य में बिकने के लिए जाते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट गुजरात में प्रोड्यूस होता है और उसे उत्तर प्रदेश में बेचने के लिए भेजा जाता है और उसे IGST के अंतर्गत रखा जाएगा। अभी IGST क्या है इसे अगर समझे तो किसी इंटरस्टेट के बीच बिकने वाले प्रोडक्ट पर लगने वाला GST 2 भागों में डिवाइड होगा, जो कि आधी सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST के तौर पर जाएगी और आधी IGST के रूप में उस स्टेट की सरकार को जाएगी जहां पर प्रोडक्ट की बिक्री होती है। अब इससे हुआ क्या कि कोई भी सामान कहीं भी बने, लेकिन अगर आप उसके लिए कोई प्रदेश बहुत बड़ा मार्केट है तो असल में फायदा उसी प्रदेश को ही होगा जहां पर सामानों की बिक्री होती है। इसे लेकर कई राज्य सरकारों ने GST के ऊपर विरोध भी जताया और कहा कि अगर कोई चीज उनके यहाँ पर प्रोड्यूस होती है तो टैक्स उस राज्य को क्यों दिया जा रहा है जहां पर इसकी बिक्री हो रही है। उसके पीछे केंद्र सरकार की मंशा यह थी कि जिस राज्य में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहां तो फैक्ट्री, एम्प्लॉयमेंट और तरह तरह की ग्रोथ हो रही है, लेकिन जिस राज्य में इसकी बिक्री हो रही है और जहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहां की सरकार को कम से कम बिक्री के रूप में IGST मिलने से उस राज्य की ग्रोथ तो हो। इसका दूसरा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये था दोस्तों कि GST के आ जाने के बाद कंपनियों के पास अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ कुछ राज्य ही सीमित नहीं रह गए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो GST से पहले अपनी फैक्ट्री किसी राज्य में लगाने की कोशिश करती है। ऐसे में गुजरात, जो कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहा जाता है, वह GST से पहले बहुत सी चीजों के ऊपर कम टैक्स लगाने का वादा करता है, जिससे फैक्ट्री अगर गुजरात में लगाई जाती है तो उस कंपनी को बहुत कम दामों का ही टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसलिए कंपनी गुजरात में जाकर के अपना प्रोडक्शन सेट करेगी, क्योंकि गुजरात एक अमीर राज्य हुआ करता था, इसलिए वह इस तरह के कम टैक्स से कंपनियों को रिझा करके अपने यहाँ प्रोडक्शन सेट करवा लिया करता था। लेकिन जो राज्य गरीब हुआ करते थे जैसे बिहार या आसाम, इनके पास टैक्स घटाने जैसी सुविधा नहीं थी, इसलिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। लेकिन GST के आ जाने के बाद जब हर जगह टैक्स एक बराबर हो गया तो अगर किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट गुजरात में बनाना है और उसे आसाम में बेचना है तो वह अपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को बढ़ाने की बजाय अपनी फैक्ट्री आसाम में ही सेट कर सकती है, क्योंकि उसे आसाम में भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा और गुजरात में भी। इस तरह से पूरे देश का एक साथ विकास हो सके और हर राज्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ सके। यह भी GST की ही देन है दोस्तों। इस मामले में GST को एक मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाना चाहिए। अब अगर फायदे की बात आ गई है तो आइए जान लेते हैं कि GST के क्या क्या फायदे हैं। दरअसल दोस्तों, जब GST लागू होने को था तब सरकार ने इसे ये कहकर लागू कर दिया था कि GST लागू होने से सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को है। पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाना होगा, यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी। जैसे कोई कार अगर आप दिल्ली में खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, वहीं किसी और राज्य में उसी कार को खरीदने के लिए अलग कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लागू होने से कोई भी सामान किसी भी राज्य में एक ही रेट पर मिलेगा, लेकिन इसमें से सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जो जमीनी तौर पर पूरी हो पाई है, बाकी तो हम सब महंगाई की मार झेल ही रहे हैं।
इतना ही नहीं दोस्तों, जीएसटी को लेकर तो यहाँ तक भी कहा गया था कि अगर ये लागू हो जाता है तो कई बार टैक्स देने से छुटकारा मिल जाएगा। इससे टैक्स की वसूली करते समय टैक्स डिपार्टमेंट में घपले की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी और एक ही आदमी या इंस्टीट्यूशन पर कई बार टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बात का इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। आज टैक्स पॉलिसी काफी हद तक ट्रांसपेरेंट है। लेकिन उस वादे का क्या जब कहा गया था कि जीएसटी के आने के बाद से महंगाई कम हो जाएगी, सामान सस्ते हो जाएंगे, लेकिन क्या सरकार इससे होने वाले नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी? जी नहीं, सरकार को पता था कि ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। इसलिए आज हालात ये हो गए दोस्तों कि किसी भी राज्य की असली कमाई का जरिया पेट्रोल, डीजल और लिकर बचा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी चीजों को आज भी जीएसटी के अंदर ही रखा जाता है और यह राज्य सूची के अंतर्गत ही आती है, जिसके तहत राज्य आज भी इन चीजों पर अपने हिसाब से वैट लगा सकता है और वो सारी कमाई सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के हाथों में ही जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि इस समय पेट्रोल और डीजल के दाम जीएसटी लगने के बाद इतनी तेजी से बढ़े हैं क्योंकि हर राज्य में अपने यहाँ वैट को बढ़ा दिया है ताकि उनकी कमाई कम ना हो और इसका सीधा इफेक्ट आम लोगों को ही हुआ है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाने की वजह से पूरे देश में महंगाई बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। इस वजह से महंगाई कम होने वाले वादे पर तो यकीन नहीं किया जा सकता। अब आइए जानते हैं कि आखिर जीएसटी के लागू होने के बाद से सच में कौन से सुधार हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जीएसटी को 29 मार्च 2017 को पास किया गया था और सरकार ने इस टैक्स सिस्टम को देश में लागू करने के लिए 1 जुलाई 2017 की तारीख तय की थी। इस न्यू सिस्टम से वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स और इन्हीं तरह के 17 अलग अलग तरह के टैक्स खत्म हो गए हैं। यानी कहे तो एक देश एक टैक्स। इतना ही नहीं, छोटे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 40 लाख रुपए के सालाना टर्नओवर वाले बिजनेसेस को जीएसटी के दायरे से फ्री कर दिया था। यानी स्मॉल बिजनेस ओनर्स को जीएसटी नहीं देनी है। उसके अलावा ऐसे बिजनेस जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ है, इन्हें कंपोजिशन स्कीम के तहत सिर्फ 1% टैक्स जमा करने की छूट दी गई थी। इसके बाद से अब तक जीएसटी में समय समय पर कई बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन ये हमें कहाँ पता। हमसे तो छोटे से छोटे कैफे और पता नहीं कौन कौन जीएसटी के नाम पर ना जाने कितना एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। देश में जीएसटी को लागू करते हुए ये कहा गया था दोस्तों कि इससे न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रेवेन्यू फ्रंट में फायदा होगा। हालांकि इसके लागू होने से कुछ ही समय के बाद देश को कोरोना महामारी यानी कोविड-19 का दौर देखना पड़ा था, जिसकी वजह से बिजनेस वर्ल्ड के पहिए थम गए थे। कोरोना से उबरने में देश और इकोनॉमी को ठीक ठाक समय लग गया। हालांकि पिछले कुछ महीनों के आंकड़े को देखा जाए तो जीएसटी ने रेवेन्यू फ्रंट पर बढ़िया परफॉर्म किया है। इससे पहले अप्रैल 2022 में जीएसटी से सरकार को रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपए मिले थे। मार्च महीने में इनडायरेक्ट टैक्सेस से 1.42 लाख करोड़ रुपए मिले थे और फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.33 लाख करोड़ रुपए का था। अब ये तो हो गए दोस्तों कुछ फायदे। अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने लगातार इसकी खामियों की शिकायत की है। जीएसटी लागू करते समय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहमति थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में फंड के बंटवारे को लेकर कई बार बयानबाजी देखने को मिली है। राज्यों का, खासकर गैर बीजेपी रूल स्टेट्स का कहना है कि उन्हें जीएसटी काउंसिल समय पर पैसे नहीं देता है। राज्यों के कई फाइनेंस मिनिस्टर्स ने जीएसटी काउंसिल पर पॉलिटिकल सेंटीमेंट से काम करने का ब्लेम भी किया है। जी हाँ दोस्तों, ऑपोजिशन रूल स्टेट जीएसटी काउंसिल पर मनमानी और नहीं सुनने का आरोप लगाते रहते हैं। अभी जीएसटी कंपनसेशन को लेकर भी विवाद चल ही रहा है। अब ये जीएसटी कंपनसेशन है क्या? इसे समझे तो जीएसटी लागू करते हुए सरकार ने राज्य सरकारों से वादा किया था कि आप अपने यहाँ इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन से आपको किसी तरह का कोई रेवेन्यू लॉस होता है तो उसकी भरपाई अगले कुछ साल तक केंद्र सरकार ही करेगी। खैर 6 साल होने को आए हैं और इस कंपनसेशन की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, जिससे राज्यों को दी जाने वाली कंपनसेशन की व्यवस्था भी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से कई राज्य सरकारें इसे आगे बढ़ाने की मांग कर रही हैं। अब ये तो थी सरकार के नुकसान की बात, लेकिन क्या सरकार का नुकसान हमारा ही नुकसान नहीं है? आज अगर हम निजी तौर पर देखें तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऑनलाइन पेमेंट लेने में बड़ी दुकान है या कहे तो पुरानी दुकानें हिचकती हैं, क्योंकि उन्हें उस पर काफी बड़े अमाउंट पर टैक्स देना पड़ता है और इसी वजह से वापस से कैश वाला कल्चर और ब्लैक मनी को बढ़ावा मिल सकता है। इस तरह से अगर एनालाइज करें तो जीएसटी भारत के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी बेहतरीन टैक्स सिस्टम है, लेकिन इसमें ग्राउंड लेवल पर एक आम आदमी को फायदा पहुंचाने में अभी कुछ और रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसके बाद अगर ये टैक्स सिस्टम आम मिडिल क्लास आदमी के लिए फायदेमंद हो जाता है तो भारत के लिए यह पूरी तरह से मास्टर स्ट्रोक ही है, क्योंकि एक टैक्स सिस्टम से भारत में कई तरह की रिश्वतखोरी, ब्लैक मनी, टैक्स की चोरी जैसी समस्याओं हद हो गई है। अब आपका जीएसटी को लेकर क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।